यूक्रेन युद्ध 5वें साल में दाखिल हो चुका है और अब रूस को बड़ी टक्कर देने के लिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप से बहुत खतरनाक हथियार की डिमांड कर दी है। फरवरी का महीना खत्म होते होते यूक्रेन को सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला हथियार मिल सकता है। मॉस्को में फटेगा ब्रिटेन फ्रांस का एटम बम। क्रेमलिन के खिलाफ एक्टिव हो गया यूरोप का न्यूक्लियर प्लान। क्या यूरोप रूस के खिलाफ नया न्यूक्लियर खेल खेलने वाला है और क्या इसकी भनक पुतिन को लग गई है? पुतिन बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने यूक्रेन के साथ ब्रिटेन और फ्रांस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। ब्रिटेन और फ्रांस शायद जानते हैं कि रूस पर किसी तरह का परमाणु हमला कैसे खत्म होगा। तो सवाल है कि क्या वाकई यूरोप अपनी एटमी ताकत यूक्रेन को देने के लिए तैयार हो गया है या सिर्फ ये एक राजनीतिक दांवपेच है। दुनिया की निगाहें अभी उस दिशा में हैं, लेकिन रूस ने फ्रांस और ब्रिटेन पर सनसनीखेज दावा किया है। रूस की खुफिया एजेंसी के मुताबिक ब्रिटिश और फ्रांस हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो मानते हैं कि यूक्रेन को कोई चमत्कारी हथियार दिया जाना चाहिए। वो मानते हैं अगर कीव के पास एक परमाणु हथियार या डर्टी बम होगा तो युद्ध को खत्म करने के लिए वो अपनी शर्तें मनवा सकता है। लेकिन बर्लिन ने समझदारी दिखाते हुए इस खतरनाक ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। लंदन और पेरिस यूक्रेन को हथियारों से लैस करने के लिए सीधे तौर पर काम कर रहे हैं। यूरोप में बने हथियारों को गुपचुप तरीके से कीव भेजा जा रहा है और इस दावे के बाद पुतिन आग बबूला है। उन्होंने इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। हालांकि यूक्रेन ने इन दावों को बेतुका और फालतू बता दिया है। रूस यूक्रेन जंग अपने 5वें साल में घुस चुका है और इस तरह के दावे भय, भ्रम और दबाव को भड़का रहा है। यूक्रेन ने एक ताजा वीडियो जारी किया है। दावा है कि यूक्रेन ने रूस के तातरस्तान इलाके में एक शहर को निशाना बनाया, जिसके बाद काले किनो स्टेशन में आग लग गई। रूस के जिस पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया गया वो मॉस्को के कच्चे तेल को पूर्वी यूरोप तक पहुंचाने के लिए बना था। इस पंपिंग स्टेशन पर 1200 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन बोर्ड से ड्रोन अटैक किया गया। ब्रिटेन और फ्रांस की न्यूक्लियर ताकत यूक्रेन को मिली तो बेशक वो ताकतवर हो जाएगा। मॉस्को को जवाब देने के लिए नई शक्ति होगी, लेकिन सवाल है कि दोनों की ताकत मिलाकर भी क्या वो पुतिन का सामना कर पाएंगे। रूस के खुफिया रिपोर्ट में दावा है कि फ्रांस TN-75 न्यूक्लियर वॉरहेड यूक्रेन को देने पर विचार कर रहा है। यही वॉरहेड फ्रांस की M51.1 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर इस्तेमाल होती है। ये मिसाइल न सिर्फ 10,000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को भेद सकती है, बल्कि एक साथ कई हमले करने की ताकत रखती है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की परमाणु हथियारों से लैस ट्राइडेंट 2 D5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी 12,000 किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर अटैक कर सकती है। इसे समंदर के नीचे से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए आसानी से पकड़ में नहीं आता है। लेकिन रूस की 12,000 किलोमीटर रेंज वाली RS-24 यार्स बैलिस्टिक मिसाइल न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। 18,000 किलोमीटर की रेंज वाली RS-28 सरमत मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से को टारगेट करने में सक्षम है। 500 किलोमीटर वाली इस्कंदर मिसाइल की ताकत तो रूस पहले से ही कीव को दिखा चुका है। रूस के पास 10,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर दूर तक न्यूक्लियर वॉर करने की क्षमता है।
इस्कंदर जैसे टैक्टिकल सिस्टम बैटल ग्राउंड में तुरंत इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के पास न्यूक्लियर ताकत जरूर है, लेकिन संख्या और रेंज के हिसाब से रूस का पलड़ा भारी है। लेकिन इतिहास गवाह है, जीतता कोई नहीं है, सिर्फ विनाश होता है। इसलिए यूक्रेन एक मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, तो दूसरे मोर्चे पर शांति और मदद मांग रहा है। Дякую за запитання. Що стосується 4 липня, Сполучені Штати або президент Трамп хоче закінчити війну, я можу тільки підтримати, якщо про це сказав президент Сполучених Штатів Америки. Для мене це нова інформація, хоча зараз інформація дуже швидко міняється. जंग में यूक्रेन का 5वां हिस्सा गंवाने वाले ज़ेलेंस्की दुविधा में हैं। उनकी चुनौती जंग में डटे रहने से ज्यादा जमीन बचाने की, लेकिन रूस सिर्फ बॉर्डर पर जंग लड़ रहा है। वो कीव पर मिसाइलों की बरसात कर रहा है। सिर्फ इसी महीने कीव और आसपास के इलाकों पर मॉस्को ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक से यूक्रेन पर कहर बरपा दिया है। सवाल है, इस जंग में अपनी जमीन बचाने के लिए ज़ेलेंस्की के पास क्या विकल्प है? ज़ेलेंस्की के पास सबसे पहला विकल्प पश्चिमी समर्थन को और मजबूत करने का बचा है। हथियार, एयर डिफेंस, लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत को इनकी मदद से ही पार किया जा सकता है, ताकि रूस पर सैन्य दबाव बना रहे। दूसरा कूटनीतिक दबाव बनाए रखने का है, यूरोप और अमेरिका को साथ रखकर रूस को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश जारी रखनी होगी। हालांकि इन कोशिशों के कोई खास नतीजे उन्हें नहीं मिले हैं। तीसरा, यूक्रेन को अपना डिफेंस और मजबूत करना होगा, ताकि लंबे युद्ध में वो टिक पाए। यानी ज़ेलेंस्की के पास न्यूक्लियर विकल्प नहीं, बल्कि सैन्य संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ही सबसे बड़ा हथियार है। Деталі пропрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування. जापोरिज्जिया, डॉनबास और ओडेसा में यूक्रेन की हालत बहुत बुरी है। यही वो इलाके हैं जहां रूस की सेना ने सबसे ज्यादा हमले किए और नए इलाकों पर कब्जा किया। इन इलाकों में मॉस्को ब्रिगेड ने यूक्रेन की मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर ऊर्जा ढांचों तक को निशाना बनाया। इन इलाकों में रिहायशी इलाके पर हुए हमले ने यूक्रेन को तोड़कर रख दिया है। ऊपर से पुतिन का गुस्सा और उनके दावों ने ज़ेलेंस्की की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन ज़ेलेंस्की अभी भी यूरोप और नेटो के भरोसे जंग में टिके हुए हैं। नेटो 32 देशों का ताकतवर संगठन है। नेटो के पास 30 लाख एक्टिव सैनिक हैं। इसके पास अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे परमाणु हथियार वाले ताकतवर देश भी हैं। नेटो देशों के पास एडवांस एयर पावर, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्ट्राइक ग्रुप और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका का सैन्य बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है। वो करीब $800 अरब से ज्यादा सालाना खर्च करता है। लेकिन सवाल है कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस खुलकर न्यूक्लियर धमकी की भाषा बोलते हैं, तो क्या नेटो आधिकारिक रूप से जंग में शामिल होगा, या ये जंग सिर्फ सैन्य मदद, खुफिया समर्थन और हथियार सप्लाई तक ही सीमित रहेगा? We're largely finished with security protocols, which are important so that the people of Ukraine know that when this ends, it ends forever. अब तक युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार हुआ है, और ये दोनों हमले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए। पहला हमला 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर हुआ, जब अमेरिका ने जापान पर लिटिल बम नाम के न्यूक्लियर हथियार से हमला किया। इसमें 1,40,000 लोगों की मौत हो गई। दूसरा हमला भी जापान पर हुआ, जब अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 में फैटमैन नाम का परमाणु बम नागासाकी पर गिरा दिया। इसमें 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कभी परमाणु हमला नहीं हुआ, लेकिन पुतिन ने एक बार फिर परमाणु युद्ध को हवा दे दी है। लेकिन दुविधा यही है कि क्या नेटो, यूरोप, अमेरिका या खुद रूस भी इसके लिए तैयार है। दावे हैं, चेतावनियां हैं, मिसाइलों की गिनती है, लेकिन असली सवाल अब भी वही खड़ा है। क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, या दुनिया सचमुच एक नए न्यूक्लियर टकराव की दहलीज पर है? इतिहास गवाह है, परमाणु हथियारों से कोई युद्ध नहीं जीता जाता, सिर्फ इंसानियत हारती है। रूस, यूरोप, नेटो या अमेरिका, किसी के पास भी जीत का फॉर्मूला नहीं।
सिर्फ विनाश की क्षमता है।